हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के लिए पढ़ने के लिए सबसे पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का हमारे नाम क्या होगा, बेसिक मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, बेसिक मैथमेटिक्स शुरू करने वाले हैं। यानी हमारे फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर क्या होगा, बेसिक मैथमेटिक्स। यानी फिजिक्स पढ़ने के लिए जितने भी हमें मैथ्स का रिक्वायरमेंट है ना, हम लोग कोशिश करेंगे लगभग सारा मैथ्स यहाँ पढ़ लें। यानी फिजिक्स पढ़ने के लिए जो मैथमेटिकल टूल का रिक्वायरमेंट है, हमें कम से कम कितने औजार चाहिए ना फिजिक्स को पढ़ने के लिए, हम वो औजार या मैथमेटिकल टूल इकट्ठा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। यानी फिजिक्स अगर पढ़ना है, अक्सर बच्चों को जेई या नीट के बच्चों को फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं आता। फिजिक्स तो फिर भी समझ में आ जाता है कि हाँ वही फार्मूलाज क्या है, उनका प्रूफ क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। पर यही नहीं हो पाता कि कैलकुलेशन कभी नहीं हो पाता। कैलकुलेशन में दिक्कत आता है, डिफरेंशिएशन में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, उसके फार्मूलाज हम लोग नहीं याद कर पाते हैं। तो इन सब में प्रॉब्लम होता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग देने जा रहे हैं। क्या डेफिनेशन देंगे, फंक्शन का। क्या होता है फंक्शन। फंक्शन जैसे हम लोग सुनते हैं मन में क्या आ रहा है, हाँ कि शादी वगैरह होगी, कोई ना कोई प्रोग्राम होगा, कहीं ना कहीं कुछ खाने पीने को मिलेगा, तो हमारा फंक्शन एक्चुअल में यहाँ भी सेंस वही है। अब होता क्या है मैथमेटिक्स में, फंक्शन का क्या मतलब है ये सुनो। कभी भी इनपुट, कोई भी एक मशीन है, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, मान लिया हमारे पास ये कोई भी एक मशीन है, कपड़े बनाने की मशीन है मान लिया। तो अगर मैं कपड़े का रॉ मटेरियल यहाँ पर इनपुट दूँ, ये कोई मशीन है, कोई भी मशीन है, मान लिया कपड़े बनाने की मशीन है। अब अगर मैं कपड़े का रॉ मटेरियल इनपुट दूंगा ना, अगर मैं कपड़े का रॉ मटेरियल इनपुट दूंगा, तो हमारा कपड़ा बनकर आ जाएगा। यानी मशीन कुछ ना कुछ आउटपुट दे देगा। अगर हमारा ये डिटर्जेंट बनाने का मशीन है ना, तो मैं डिटर्जेंट के मटेरियल वगैरह इनपुट दूंगा, तो हमारा ये मशीन क्या बनकर बाहर निकाल देगा, बनाकर डिटर्जेंट वगैरह बनाकर बाहर निकाल देगा। यानी फंक्शन क्या है, एक तरीके का मशीन है। किस कैसा मशीन है, जो इनपुट और आउटपुट को आपस में रिलेट करेगा ना, ऐसे मशीन को हम लोग मैथमेटिक्स में क्या नाम देते हैं, फंक्शन। इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास में मान लिया कुछ चीज़ें हैं, कपड़े बनाने का रॉ मटेरियल है, अब इनका यूज करके मैं एक्चुअल में कपड़ा कैसे बनाऊंगा, किसी ना किसी मशीन की ज़रूरत है। तो जो मशीन की ज़रूरत है ना, वही मशीन हमारा क्या कहलाएगा, बेसिकली फंक्शन। अब मैथमेटिक्स के टर्म में अगर मैं बिल्कुल बिल्कुल मैथमेटिक्स के टर्म में बोलूँ ना, तो मैं कहता हूँ इनपुट और आउटपुट में एक वेल डिफाइंड रिलेशन होता है। इसी वेल डिफाइंड रिलेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, फंक्शन। यानी फंक्शन कुछ भी नहीं है, जो हमारा इनपुट है और जो हमारे मशीन का आउटपुट है ना, इसमें एक वेल डिफाइंड रिलेशन होगा कि ये इतना इनपुट डालोगे तो इतना आउटपुट आएगा, इतनी क्वांटिटी में इनपुट डालोगे तो इतना आउटपुट आएगा। तो इनपुट और आउटपुट में एक वेल डिफाइंड रिलेशन जो होता है ना, उसी वेल डिफाइंड रिलेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, फंक्शन कहेंगे। फंक्शन कुछ भी नहीं, एक वेल डिफाइंड रिलेशन है। किस किस में, इनपुट और आउटपुट में। अच्छा, अगर मैं इनपुट चेंज करता जाऊं, तो हमारा आउटपुट क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। इनपुट भी चेंज होगा, आउटपुट भी चेंज होगा, लेकिन जो आउटपुट चेंज हो रहा है ना, वो इनपुट के चेंज करते रहने पर चेंज होगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि मशीन हमारा है कपड़े बनाने का और तुम रॉ मटेरियल डाल रहे हो सीमेंट बनाने के लिए, सीमेंट बनाने का जो रॉ मटेरियल है, तो ये फंक्शन, ये डिफाइन है, ये डेफिनेशन हमारा काम नहीं करेगा। इसलिए मैंने कहा ना, इनपुट और आउटपुट में जो वेल डिफाइंड रिलेशन, रिलेशन भी क्या होना चाहिए, एक अच्छा डेफिनेशन, एक वेल डिफाइंड रिलेशन होगा, तभी इनपुट और आउटपुट रिलेट हो पाएगा। और एक वेल डिफाइंड रिलेशन से अगर इनपुट और आउटपुट रिलेट करें, तो इसी वेल डिफाइंड रिलेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, फंक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी फंक्शन का डेफिनेशन हमें पता चल चुका है। अगर मैं एक लाइन फंक्शन के बारे में लिखूँ ना, तो फंक्शन के बारे में एक लाइन क्या लिखूंगा, अ वेल डिफाइंड, अ वेल डिफाइंड रिलेशन बिटवीन द, a well defined relation between the input and output variable।
अच्छा, वेरिएबल का मतलब क्या, अभी मैं आता हूँ वेरिएबल पे भी। तो एक वेल डिफाइंड रिलेशन जो इनपुट और आउटपुट के बीच में होगा, उसी वेल डिफाइंड रिलेशन को हम लोग क्या नाम देंगे, फंक्शन कहेंगे। मान लिया इनपुट को मैंने x लिखा, आउटपुट को अगर मैं y लिखूँ ना, तो जनरली मैं फंक्शन को f से डिनोट करता हूँ। फंक्शन को मैं कैसे डिनोट करता हूँ, एक f से। और इस f में इनपुट क्या आ रहा है, x, तो इसको पूरी तरह से मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, f ऑफ x। f ऑफ x हमें क्या बताता है कि x हमारा जब इस मशीन में इनपुट जाएगा ना, तो ये आउटपुट क्या देगा, f ऑफ x, यानी आउटपुट हमें क्या मिलकर आ जाएगा, y। अब सुनो, इनपुट जो है ना, अगर मैं इनपुट चेंज करता जाऊं, बस ये चेंज करने में इस बात का ध्यान देना है, अगर ये हमारा ना कोल्ड ड्रिंक बनाने की मशीन है, तो इनपुट भी हम लोग रॉ मटेरियल भी किसका डालेंगे, कोल्ड ड्रिंक का। पर कोल्ड ड्रिंक में भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं, तो बहुत सारे वैरायटी का अलग अलग मैं इनपुट डालूंगा, तो अलग अलग वैरायटी का क्या आउटपुट निकलता जाएगा, कोल्ड ड्रिंक बनकर निकल कर आएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, जैसे जैसे इनपुट चेंज करूँ, वैसे वैसे आउटपुट चेंज होगा। इनपुट चेंज करने का ये मतलब नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक बनाने की मशीन में हम लोग कपड़े बनाने का इनपुट डाल दे, नहीं, उसी के इनपुट डालेंगे। यहाँ पर इनपुट में थोड़ा थोड़ा चेंज करें, तो अलग अलग वेराइटी का क्या बनकर आएगा, कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक बनकर आ जाएगा। तो उसी तरह मैं कह रहा हूँ ना, हम लोग इनपुट को अगर चेंज करते रहे, तो आउटपुट हमारा क्या होगा, चेंज होता रहेगा। आउटपुट कंप्लीटली डिपेंड करेगा किस पे, इनपुट पे डिपेंड करेगा। इनपुट इंडिपेंडेंट है, इनपुट भी वेरी कर रहा है, पर इनपुट किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इनपुट लगातार चेंज हो सकता है, आउटपुट लगातार उसी पे डिपेंड करते हुए चेंज होगा। इसलिए इनपुट और आउटपुट यानी एक्स और वाई दोनों ही हमारे क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल कहते किसे हैं? तो अगर वेरिएबल के बारे में एक लाइन मुझे लिखना हो, तो मैं कहूँगा वेरिएबल एक ऐसा क्वांटिटी जो लगातार चेंज होता रहे। वो इंडिपेंडेंटली चेंज हो सकता है जैसे इनपुट, वो डिपेंडेंटली चेंज हो सकता है जैसे आउटपुट, जो कि इनपुट पे डिपेंड करता रहता है। तो यहाँ मुझे एक डेफिनेशन और समझ में आ रहा है कि हमें एक डेफिनेशन और देना चाहिए। किसका डेफिनेशन? वेरिएबल का डेफिनेशन देना चाहिए कि वेरिएबल होता क्या है। तो नेक्स्ट टर्म में डिफाइन करना चाहता हूँ फंक्शन के अंदर ही वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल क्या है? तो तुम कहोगे सर कुछ भी नहीं, वेरिएबल एक ऐसा क्वांटिटी, एक ऐसा टर्म जो लगातार क्या हो, चेंज हो सके, ऐसे क्वांटिटी या टर्म को हम लोग क्या नाम देते हैं, वेरिएबल कहेंगे। क्वांटिटी या टर्मिनोलॉजी विच चेंज, विच कैन चेंज, उसे हम लोग क्या नाम देंगे, वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल भी हमारे कितने टाइप के रहेंगे? तो वेरिएबल भी हमारे दो टाइप के रहने वाले हैं। अगर मैं डिस्कस करूं वेरिएबल के टाइप कितने होने वाले हैं, तो वेरिएबल के भी दो टाइप रहेंगे। वेरिएबल का पहला टाइप होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल का पहला टाइप होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और वेरिएबल का दूसरा टाइप होता है जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जो वेरी तो करे, चेंज तो हो, लेकिन किसी पे डिपेंड ना करे, जिसको हम लोग इनपुट या एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आउटपुट या हमारा वाई होगा। अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? जो एक ऐसा वेरिएबल जो लगातार चेंज हो, लेकिन वो किसी पे डिपेंड ना करे ना, एक इनपुट दूसरे इनपुट पे डिपेंड ना करे, तो ऐसे वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? जो इनपुट यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करे, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। सुनते रहना, बहुत ज़्यादा मैं लिख रहा हूँ, फिजिक्स तो है नहीं, मैथ्स है, तो क्या ज़्यादा लिखना। इनपुट जो होता है ना, उसे मैं अपने मशीन या फंक्शन का डोमेन कहता हूँ। इनपुट का एक नाम और क्या दिया जाता है, डोमेन। तो मुझसे कोई पूछे डोमेन क्या है, तो किसी भी फंक्शन का जो इनपुट होगा, उसी इनपुट को हम लोग क्या नाम देते हैं, डोमेन। कोई भी फंक्शन जो जो इनपुट ले सके। अब अगर एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाने की मशीन है, तो वो सीमेंट के रॉ मटेरियल को इनपुट नहीं लेगा ना, यानी वो रॉ मटेरियल सीमेंट का क्या इसका सॉफ्ट ड्रिंक बनाने की मशीन का इनपुट होगा? नहीं। इसका डोमेन क्या होगा? जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के मटेरियल हमारे होते हैं, वही सॉफ्ट ड्रिंक के फंक्शन का क्या रहेगा, इनपुट रहेगा। तो इनपुट ही हमारा क्या होता है, डोमेन। यानी जो फंक्शन जो हमारा मशीन इनपुट ले सके, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, डोमेन कहेंगे। फंक्शन जो आउटपुट देता है ना, फंक्शन जो हमारा आउटपुट देता है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, रेंज कहेंगे।
यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू होता है उसे हम लोग क्या नाम दे रहे होते हैं, रेंज कहेंगे। रेंज किसे, डोमेन किसे कहेंगे, इनपुट वेरिएबल का जो वैल्यू होगा उसे हम लोग डोमेन कहते हैं, और जो फंक्शन का आउटपुट होता है ना उसे हम लोग क्या नाम दे रहे होते हैं, रेंज नाम देते हैं। जैसे मैं कहूँ वेरिएबल हमारे कितने टाइप के, दो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। फंक्शन हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसमें x क्या है, x हमारा है डोमेन, f क्या है, कोई ना कोई फंक्शन होगा, और उसी का आउटपुट एफ ऑफ एक्स या y में लिख रहा होता हूँ। एक बात और सुनो सर, फंक्शन के डेफिनेशन के लिए कोई मैथमेटिकल एग्जांपल दे दीजिए। तो देखो मैं एक मैथमेटिकल एग्जांपल देता हूँ। पहला मैथमेटिकल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मैं कह दूँ y इज अ स्क्वायर ऑफ x। क्या कह रहा है, y जो है ना स्क्वायर है। देखो मैंने कहा डेफिनेशन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड डेफिनेशन होना चाहिए। तो देखो यहाँ वेल डिफाइंड डेफिनेशन है या नहीं, क्या कह रहा है, y जो है स्क्वायर है किसका, x का, यानी x का स्क्वायर कर दो ना तो क्या बनकर आ जाएगा, y बनकर आएगा। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पर फंक्शन क्या है, तो यहाँ फंक्शन हमारा स्क्वायर है, कि ये स्क्वायर क्या कर रहा है ना, इनपुट जो भी डालोगे वो आउटपुट को स्क्वायर करके देगा। यानी अगर मैं इनपुट और आउटपुट के सेट बनाऊं, किसका, अगर इनपुट और आउटपुट का टेबल या सेट बनाऊं ना, यह हमारा इनपुट यानी x या आउटपुट यानी y का सेट है, और ये क्या फंक्शन यहाँ पर क्या है, फंक्शन है स्क्वायर का। फंक्शन क्या है, स्क्वायर का, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है ना, अगर मैं इनपुट जीरो डालूंगा तो जीरो का स्क्वायर भी कितना आ जाएगा, जीरो। अगर मैं इनपुट -1 दूंगा तो -1 का भी स्क्वायर कितना आएगा, 1। अगर मैं इनपुट -2 दूंगा तो -2 का स्क्वायर भी कितना आएगा, 2। अगर मैं इनपुट -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। अगर मैं इनपुट 2 दूं तब भी हमारा आउटपुट कितना आने वाला है, 4। अगर मैं इनपुट 1 दूं तब भी हमारा आउटपुट कितना आने वाला है, 1 ही आउटपुट आने वाला है। तो एक्स के वैल्यूज को हम लोग डोमेन कहते हैं, और वाई के जो वैल्यूज आता है उसे हम लोग क्या नाम दे रहे होते हैं, रेंज नाम देते हैं। इस तरह ये मैंने फंक्शन का डेफिनेशन बता दिया है। फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, इनपुट और आउटपुट वेरिएबल के बीच में, इनपुट और आउटपुट वेरिएबल के बीच में जो एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन है ना, उसे वेल डिफाइंड डेफिनेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, फंक्शन। जैसे मैंने कहा वेरिएबल क्या होगा, ऐसी क्वांटिटी जो लगातार चेंज होता रहे। ये दो टाइप के रहेंगे, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वो किसी और पे डिपेंड ना करते हुए वेरी करेगा, डिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करते हुए, इंडिपेंडेंट के वैल्यूज पर, इनपुट पर डिपेंड करते हुए अपने आप को वेरी करे, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल नाम दे रहे होते हैं। ठीक है ना। जिस तरह ये वेरिएबल एक टर्म है ना, जैसे मैं पूछूं यहाँ x वेरिएबल है और y भी क्या है, वेरिएबल। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। वैसे एक टर्म होता है, एक डेफिनेशन होता है कांस्टेंट का। क्या होगा कांस्टेंट, तो एक ऐसी क्वांटिटी जो लगातार अपने वैल्यूज को फिक्स रखे। जैसे पाई कहीं आए, वो हमेशा पाई का वैल्यू कितना होगा, 3.14। स्मॉल ई कहीं आए, यूलर्स नंबर, उसका वैल्यू हमेशा कितना होगा, 2.71। 4 कहीं लिखा हो तो उसका वैल्यू हर प्रॉब्लम में, हर न्यूमेरिकल में ही कितना रहता है, 4 रहेगा। तो कांस्टेंट क्या होता है, जो कभी चेंज ना करे। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल क्या दिया, मैं कह दूं पाई है, मैं कह दूं ई है। ई को क्या नाम देते हैं, ई को हम लोग कहते हैं यूलर्स नंबर, और यूलर्स नंबर का वैल्यू रफली होता है 2.71। जैसे मैंने 4 लिख दिया, -6 लिख दिया। अच्छा, कांस्टेंट को भी दो टाइप के होते हैं एक्चुअल में, जब मैथ्स पढ़ रहे होते तो देखते। पर जैसे ए बी सी भी कई बार हम लोग क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं कि उस पूरे प्रॉब्लम में ए बी सी का वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, तो वो भी हमारा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहेगा। तो ये मैंने पूरा एक फंक्शन का डेफिनेशन दे दिया। अगर मन में आए कि सर एक एग्जाम्पल और बता दीजिए फंक्शन के लिए, तो चलो देखो मैं एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ। जैसे मैं अगला ये लिख दूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ + 1। अब ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल। एफ ऑफ एक्स क्या है, वेरिएबल। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एफ ऑफ एक्स क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन यहाँ 2 और 1 भी आया है ना, तो 2 और 1 क्या है, कांस्टेंट है। अब तुम x के वैल्यू चेंज करते जाओ, फंक्शन का वैल्यू लगातार चेंज होता रहेगा। जैसे मैं कहूँ, मान लिया x का वैल्यू मैंने 0 पुट किया। अच्छा, x अगर 0 होगा तो बताएं एफ एक्स कितना आएगा,
तो ये 0 हो गया, एफ एक्स कितना आ गया 1। मान लिया एक्स का वैल्यू मैंने 2 पुट किया, तो एक्स को अगर 2 पुट करोगे तो एफ एक्स कितना आएगा देखो, तो 2 का क्यूब कितना 8, 8 2 जा 16, 16 प्लस 1 कितना बनकर आ जाएगा 17। इस तरह फंक्शन के वैल्यू हमारे लगातार क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ही फंक्शन या डिपेंडेंट वेरिएबल एफ एक्स हमारा डिपेंड कर रहा होता है। ये सारा डेफिनेशन हमारा किसका था, फंक्शन का। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। देखो पहला सवाल है, फंक्शन पे कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। पहला सवाल देखो क्या कह रहा है, ध्यान देना। अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइन, एक फंक्शन का डेफिनेशन, एफ एक्स का डेफिनेशन क्या दिया हुआ देखो, एक फंक्शन एफ एक्स हमें डिफाइन किया गया है 5x+3। एक फंक्शन एफ एक्स का डेफिनेशन हमें कितना दिया गया है 5x+3 दिया हुआ है। पूछा क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यूज फाइंड आउट करना। पहला क्या सवाल है, एफ ऑफ 0। कह रहा अगर ये फंक्शन एफ एक्स का डेफिनेशन है ना, तो किसका वैल्यूज फाइंड आउट कर दो, एफ ऑफ 0 का वैल्यू फाइंड आउट करो। एफ ऑफ 0 का मतलब क्या है देखो, एफ ऑफ एक्स, जब इनपुट एक्स है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ एक्स, तो अब मैं x का वैल्यू देखो कितना दे रहा है, एफ ऑफ 0 का मतलब क्या, x का वैल्यू 0 ना, तो x का वैल्यू राइट हैंड साइड में जहां जहां x है वहां वहां पे 0 पुट करें, तो ये क्या बनेगा 5 इंटू 0 प्लस कितना 3। अच्छा 5 इंटू 0 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 कितना बनकर आ जाएगा 3। तो एफ ऑफ 0 सॉल्व करके हमारा कितना बनकर आ गया है 3। जैसे ये पहला सवाल हो गया। अगर ये फर्स्ट हो चुका है तो सेकंड वाला देखें। सेकंड मुझसे क्या पूछा हुआ, एफ ऑफ -2। अच्छा एफ ऑफ -2 में जरा बताना x कितना है, तो तुम कहोगे सर एफ ऑफ -2 में x हमारा कितना है -2 है ना, तो इस फंक्शन में x को क्या रख दे -2। देखो मैं डायरेक्टली करूंगा, x को अगर -2 रखे तो क्या बनेगा 5 इंटू -2 प्लस कितना 5 इंटू -2 कितना -10 प्लस 3। अच्छा -10 प्लस 3 कितना बनने वाला है -7 बनकर आ जाएगा। तो एफ ऑफ -2 हमारा कितना बन चुका है -7 बन चुका है। ये हमारा सेकंड हो गया। अगर सेकंड पार्ट हो गया तो थर्ड देखिए क्या है। थर्ड मुझसे पूछा हुआ एफ ऑफ 3। अच्छा एफ ऑफ 3 का मतलब क्या है, x का वैल्यू हमने कितना पुट करना, हमारा जो फंक्शन 5x+3 है इसमें x को क्या पुट करना है एफ ऑफ 3 के लिए। ये जो 3 है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और ये किसका वैल्यू है, ये डोमेन है, और एफ ऑफ एक्स किसका वैल्यू हो जाएगा, रेंज रहेगा। तो देखो x का वैल्यू मुझे क्या पुट करना है 3, तो हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 कितना 18। अच्छा ये थर्ड अगर पार्ट हो गया तो देखो फोर्थ क्या, अच्छा कर क्या रहे हैं, मुझे एक फंक्शन दिया है और उस फंक्शन का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट एक्स के वैल्यूज पर पूछ रहा है, यानी इनपुट वो दे रहा है और कह रहा है जरा बताओ आउटपुट क्या होगा। तो यही तो मैंने कहा था, फंक्शन एक ऐसा वेल डिफाइंड रिलेशन है जो इनपुट और आउटपुट को एक वेल डिफिनेशन, एक अच्छे डिफिनेशन से रिलेट करे। जैसे यहाँ अब डिफिनेशन है क्या कि जो इनपुट आएगा ना उसमें 5 का मल्टीप्लाई होगा, फिर उसमें 3 का ऐड होकर क्या बन जाएगा, आउटपुट बनने वाला है। तो जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन देखे मुझसे क्या कह रहा है, क्या निकालो एफ ऑफ 1/4। अच्छा एफ ऑफ 1/4 का मतलब क्या है, एफ ऑफ 1/4 का मतलब है ना x का वैल्यू कितना 1/4, यानी इस फंक्शन में x को हम लोग क्या पुट करने वाले हैं 1/4 पुट करने वाले हैं। तो देखो x को हम क्या पुट करें 1/4, यहाँ क्या हो जाएगा +3, तो देखो ये क्या बना 5/4 प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 3 जा 12, 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा। अच्छा एक बात हो, अगर मैथ्स के बच्चे ये देखेंगे डेफिनेशन ना तो कहेंगे सर ये तो आपने कुछ बोला ही नहीं फंक्शन के डेफिनेशन के बारे में। मैथ्स में तो बहुत डिटेल में पूरा एक लेक्चर फंक्शन के डेफिनेशन, फंक्शन चेक कैसे होगा, क्या हर रिलेशन ही फंक्शन है, सभी रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, फंक्शन रिलेशन फंक्शन कब बनता है, ये सब बहुत सारी चीज़ें मैथ्स में पढ़ी जाती हैं और हम लोग यहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना सिखाना चाहता हूँ ना, ऐसा कहीं दिख जाए तो वो हमें नया नहीं लगना चाहिए। बेसिकली क्या लिखा है, एक रिलेशन या फंक्शन लिखा गया है। बहुत ज़्यादा हमें फंक्शन से फिजिक्स में लेना देना नहीं होता है। नहीं तो फंक्शन के बारे में कंडीशन भी है, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन के लिए क्या है, एक्स के एक वैल्यू के लिए वाई का सिर्फ एक वैल्यू आना चाहिए। एक्स के एक वैल्यू के लिए वाई के एक से ज़्यादा वैल्यूज अगर हो जाएंगे तो वो रिलेशन तो है लेकिन क्या नहीं है, फंक्शन। लेकिन हम इन सब चक्करों में नहीं जा रहे हैं क्योंकि फिजिक्स में इतना डिटेल में फंक्शन का डेफिनेशन हमें ना भी आए। हमें तो सिर्फ क्या है, ऐसे अगर फंक्शन का इक्वेशन दे तो उनके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर क्या हमें पता कर लेना, उनका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे बस, यानी एक्स के वैल्यू पुट करना सीख रहे हैं। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया। फोर्थ अगर हुआ तो देखो फिफ्थ क्या पूछा हुआ मुझसे। अच्छा यहाँ एक बार नहीं एफ 2 बार ऐसे ही दिखाना, एफ ऑफ -1। अब सुनो,
जब एक से ज्यादा बार एफ आ जाए ना तो पहले अंदर से एफ को सॉल्व करना स्टार्ट करना। क्या कह रहा हूं मैं, जब भी एक से ज्यादा एफ आएंगे तो हम लोग हमेशा कहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, अंदर से सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अंदर से, यानी बाहर वाला एफ जैसे था उसको वैसे ही रहने दो। पहले किसका वैल्यू निकाल लो, एफ ऑफ -1। अच्छा, एफ ऑफ -1 निकालने का मतलब क्या है, मैं एफ ऑफ -1 कैसे निकालूंगा, यानी एक्स का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ -1 निकालना है तो एक्स को क्या पुट करना पड़ेगा, -1। तो देखो यहाँ एक्स को -1 पुट करो तो हो जाएगा -5 प्लस कितना, और -5 प्लस 3 कितना बनेगा, तुम कहोगे सर -5, तुम कहोगे सर -5 प्लस 3 कितना, एफ ऑफ -2। एक अंदर वाला एफ खत्म हो गया, अब किसका वैल्यू निकालना है, एफ ऑफ -2। एफ ऑफ -2 का मतलब एक्स को हमें क्या पुट करना, -2 ना। तो यहाँ एक्स को चलो क्या पुट कर दे, -2। तो 5 इंटू -2 प्लस कितना, 5 इंटू -2 -10 बनेगा प्लस 3। अच्छा, -10 प्लस 3 कितना बनने वाला है, -7। तो सॉल्व करके हमारा आंसर कितना बनकर आ गया है, -7 बनकर आया है। ये फिफ्थ पार्ट हो गया। अच्छा देखो, ऐसा ही एक सवाल मैंने क्या कहा, जब भी एक से ज्यादा एफ लिखा हो ना तो ऐसे फंक्शन को एक्चुअल में क्या नाम देते हैं, जब मैथ पढ़ रहे होते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन भी वहां पढ़ते हैं, तो ऐसे फंक्शन को मैथ में बेसिकली हम लोग क्या नाम देते हैं, कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, लॉग आता हुआ फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x, a टू द पावर x वाला जैसा फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो ऐसे फंक्शन के बहुत सारे टाइप हैं, या और भी डेफिनेशन फंक्शन के दिया जाता है, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, ऐसे बहुत सारे वैरायटी ऑफ फंक्शन पढ़ाए जाते हैं मैथ्स में। हमें इन चक्करों में नहीं जाना। वैसे अगर मैं बोलूं तो जब एक से ज्यादा बार एफ लिखा हो ना तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। उन सब में ना जाके हमें सिर्फ वैल्यू निकालना आना चाहिए। जैसे अगला सवाल क्या है, एफ ऑफ 4। अगला सवाल अपने पास क्या है, देखो एफ ऑफ 4। तो जब भी एक से ज्यादा बार एफ आ जाए तो क्या करना है, पहले बाहर वाले एफ को सॉल्व नहीं, पहले अंदर वाले एफ को सॉल्व करेंगे। अच्छा, अंदर वाले एफ को सॉल्व करने का मतलब क्या, बाहर वाला एफ जैसे था वैसे लिख दो। तो किसका वैल्यू निकालना, एफ ऑफ 4 ना। एफ ऑफ 4 कैसे निकलेगा, एफ ऑफ 4 का मतलब क्या, एक्स का वैल्यू हमें कितना पुट करना होगा, 4। देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, एक्स को यहाँ 4 पुट करो तो 5 इंटू 4 कितना, 5 4 जा 20, और 20 प्लस 3, 20 प्लस 3 हमारा बनकर आ जाएगा कितना, 23। अब मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ 23। अच्छा, एफ ऑफ 23 कैसे निकलेगा, तुम कहोगे सर यहाँ एक्स को क्या पुट कर दें, 23। तो देखो एक्स को 23 पुट करें तो बनेगा 5 इंटू 23 प्लस 3, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 1 11। तो ये ऐड करके कितना आ गया, 118। तो सॉल्व करके हमारे 6 पार्ट का आंसर कितना बनकर आ गया है, 118। तो इस तरह सिंगल फंक्शन हो या कंपोजिट फंक्शन हो, एक से ज्यादा फंक्शन आपस में एक फंक्शन का इनपुट भी फंक्शन हो जाए, तो जब एक कंपोजिट फंक्शन आएगा तब भी हमने निकालना सीखा कि एक से ज्यादा बार एफ आए तो पहले अंदर वाले एफ को सॉल्व करो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना। ठीक है, ये पहला सवाल हो गया। अगले सवाल पे अगर चलें, देखो अगला सवाल क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ फंक्शन इज डिफाइंड एज। देखो इस बार फंक्शन एफ एक्स का डेफिनेशन क्या दिया है, अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज, एफ एक्स का डेफिनेशन कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। इस बार कैसा है कि इनपुट का स्क्वायर और इनपुट के इनवर्स को ऐड कर दो तब जाके क्या निकलने वाला है, आउटपुट निकलेगा। ये हमें फंक्शन का डेफिनेशन दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इन सब के वैल्यूज निकालने हैं। देखो पहले सवाल में किसका वैल्यू निकालना, f(2). अच्छा, f(2) का मतलब क्या है, जैसे f(x) मुझे दिया है ना, तो x का वैल्यू कितना, 2। तो यहाँ जहां जहां तुम्हें x मिले ना वहां वहां पर क्या पुट कर दो, x को 2। तो देखो मैं 2 पुट करूं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस कितना, 1/2। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें, 2 4 जा 8 प्लस 1, तो 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 कितना बनकर आ जाएगा ये। तो f(2) हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारा कितना बन चुका है, 9/2 बनकर आ चुका है, ये f(2) है। अगर f(2) आ गया तो देखो अगला क्या पूछा हुआ है, f(-3). अगला मुझसे क्या पूछ रहा है, f(-3). f(-3) का मतलब क्या, x को मुझे क्या इनपुट देना है, -3 इनपुट देना होगा ना। तो ये क्या बनेगा, -3 का स्क्वायर प्लस x को हम क्या पुट कर दें, -3। देखो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और 3 का स्क्वायर कितना, 9, प्लस डिवाइड बाई माइनस कितना, माइनस
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27, 27 माइनस 1 कितना, 26/3। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ चुका है, 26/3। अच्छा थर्ड क्या पूछा है, f ऑफ 1/4। थर्ड अगर हम लोग ध्यान दें मुझसे क्या पूछा हुआ है, तो इसका थर्ड पार्ट पूछ रहा है ना, f ऑफ 1/4 का वैल्यू फाइंड आउट करना। थर्ड में हमें क्या फाइंड आउट करना है, f ऑफ 1/4। f ऑफ 1/4 का मतलब क्या, x को कितना पुट करेंगे, 1/4। x जहां जहां है ना वहां वहां पे क्या पुट कर दो, 1/4, यहाँ स्क्वायर था। अच्छा 1/4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, ये उल्टा हो जाएगा ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16 4 जा 64, 64 प्लस 1 कितना, 65। तो इस पार्ट का, थर्ड वाले पार्ट का आंसर कितना बनकर आ गया है, 65/16। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम कुछ नहीं, फंक्शन का डेफिनेशन दे रहा है, फिर डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पे फंक्शन का आउटपुट पूछ रहा है, यानी फंक्शन का वैल्यू पूछ रहा है, वही निकालना सीख रहे हैं। जैसे ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया, तो देखो फोर्थ क्या पूछा हुआ है, फोर्थ में कह रहा है निकालो f ऑफ √2। इस बार मुझे क्या निकालना, f ऑफ √2 का मतलब क्या है ना, इस जो भी f ऑफ करके लिखा वो इनपुट होता है। और जरा ध्यान देना यहाँ इनपुट क्या लिखा, x, यानी x का वैल्यू कितना, √2। तो यहाँ जहां जहां x दिखे ना वहां वहां पर क्या पुट कर दो, √2। तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1/√2। अच्छा देखो √2 का स्क्वायर कितना, 2 प्लस 1/, यह हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। अगर ये फोर्थ पार्ट हो चुका है तो देखो एक फिफ्थ पार्ट भी पूछा हुआ। फिफ्थ सवाल क्या है, f ऑफ 3/4 निकालना। फिफ्थ में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, f ऑफ 3/4। अच्छा f ऑफ 3/4 का मतलब क्या, इनपुट यानी x का वैल्यू कितना, 3/4। तो जहां जहां x है ना डेफिनेशन में वहां वहां पर x को क्या पुट कर दो, 3/4। यहाँ 3/4 पुट करो, देखो तो हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर प्लस x कितना, f ऑफ 3/4। अच्छा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये उल्टा होगा तो कितना, 4/3। एलसीएम कितना, 48 ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27, 16 4 जा 64। जरा सॉल्व करके देखें, f ऑफ 3/4 हमारा कितना बना, नीचे है 48, ऊपर ऐड करो 19, तो कितना आ गया, 91/8। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट का भी आंसर कितना आ गया। अच्छा ये पिछले दोनों सवालों में हमने क्या दिया है, हमें फंक्शन का डेफिनेशन देता है और डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पर फंक्शन का क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। हम लोग इन सवालों में वही काम कर रहे हैं। अगर ये हो जाए तो अब आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगले क्वेश्चन पे चलें, देखें अगला सवाल क्या कह रहा है। द वॉल्यूम v, वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करना है, मुझसे कह रहा है v से, ऑफ द बॉल। अच्छा बॉल का शेप भी दिया, बॉल किस शेप का है, सॉलिड स्फीयर। यानी मुझसे कह रहा है ना कि हमारे पास में एक सॉलिड बॉल है, हमारे पास में ये कैसा क्या है, सॉलिड है, ये होलो बॉल नहीं। हमारे पास में एक सॉलिड स्फेरिकल शेप का बॉल है, ऑफ रेडियस आर। इस सॉलिड बॉल का रेडियस मुझे कितना कह रहा है, इस सॉलिड बॉल का रेडियस मुझसे कह रहा है कितना है, आर, ये सेंटर इज गिवन बाई, क्या गिवन है, वॉल्यूम। अच्छा ये वॉल्यूम मुझे ना भी देना तभी मुझे याद है कि सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है। ये सारे फार्मूलाज है बहुत बेसिक बेसिक ना, ये सारे फार्मूला हमें याद होने चाहिए। सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर। पूछा क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द बॉल ऑफ रेडियस 3 मीटर। क्या कह रहा है ना, जब बॉल का रेडियस 3 मीटर हो जाए तब क्या कैलकुलेट करो, वॉल्यूम ऑफ द बॉल यानी वी कैलकुलेट करो। कह रहा एक स्फीयर है सॉलिड, सॉलिड स्फीयर का रेडियस अगर आर हो तो सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। कब कैलकुलेट करना है, जब रेडियस हमारा कितना हो, 3। अच्छा सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम का यहाँ फार्मूला दिया, वैसे फार्मूला हमें याद होना चाहिए, लेकिन बहुत बेसिक से मैंने शुरू किया तो मैं मान रहा हूँ कि मैंने फार्मूला दे दिया, अभी याद नहीं लेकिन याद कर लो। अब बताना वॉल्यूम अगर निकालना तो वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, लाकर वैल्यू पुट करो, 4/3 पाई आर का वैल्यू कितना, 3 का क्यूब। अच्छा इस 3 से इसको कट करोगे 3 स्क्वायर बचेगा ना, 3 का स्क्वायर कितना, 9, 9 4 जा 36। तो आंसर कितना आ गया, वॉल्यूम 36 पाई। देखो रेडियस मीटर में दिया, क्यूब था तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम हमारा 36 पाई क्यूब। सिंपल, सिक्स थर्ड फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास का सवाल है, रेडियस दिया है, वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम का फार्मूला भी दिया, वैसे हमें याद होना चाहिए कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम का फार्मूला होता है। किसका वॉल्यूम, सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला है।
अब अगला ये सवाल है, ध्यान दें अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। सपोज दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। कह रहे हैं जो फंक्शन डिफाइन है ना ये सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है r बाई फार्मूला। r क्या रियल नंबर है और f ऑफ r का वैल्यू मुझे कितना दिया है, जो डेफिनेशन है फंक्शन का r माइनस वन प्लस थ्री। अच्छा मेरे मन में है, चलो मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लूँ तो हो जाएगा 2r माइनस टू प्लस थ्री। अच्छा माइनस टू प्लस थ्री क्या, तो उसी फंक्शन को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 3 माइनस टू 1। इवेल्युएट एफ, हमें क्या निकालना है, फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना, इवेल्युएट करना है एट द इनपुट वैल्यू। देखो किस किस इनपुट पर, जब इनपुट हमारा 0 हो, इनपुट हमारा 2 हो, इनपुट हमारा x प्लस टू हो, या इनपुट हमारा खुद क्या हो f ऑफ 2 है। तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं। तो सबसे पहले कह रहा है ना क्या निकालो, जब इनपुट 0 है। इनपुट 0 का मतलब r का वैल्यू कितना 0, तो r को यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 1 सॉल्व करके कितना आ गया 1। दूसरे में देखो इनपुट कितना कह रहा है 2, तो कह रहा है जब इनपुट 2 हो तो जरा फंक्शन का वैल्यू निकालो। तो r का वैल्यू कितना 2, तो 2 इंटू टू प्लस वन, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5। ये सेकंड हो गया। अगले में इनपुट देखो क्या कह रहा है, अगले में इनपुट कह रहा है x प्लस टू, यानी इस बार हमारा जो r का वैल्यू है वो कितना है x प्लस टू। तो ये जो r है ना इसको हम लोग क्या लिख देंगे x प्लस टू प्लस वन। देखो सॉल्व करो 2x, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना। अच्छा अगले में इनपुट देखो क्या, अगले में खुद इनपुट f ऑफ 2 है। अगले में इनपुट क्या है f ऑफ 2। f ऑफ 2 का पहले वैल्यू निकाले ना, जब एक से ज्यादा फंक्शन आए तो पहले अंदर को सॉल्व करना है। शायद f ऑफ 2 अभी थोड़ी देर पहले निकाला था कितना 5, तो f ऑफ 2 को मैं क्या लिख दूं 5। अब f ऑफ 5 का मतलब क्या, इनपुट हमारा 5 है यानी r का वैल्यू कितना 5, तो r को अगर मैं यहाँ 5 पुट करूँ तो हो जाएगा 2 इंटू फाइव प्लस वन, 2 5 या 10 प्लस 1 कितना 11। तो अभी तक हम लोग पिछले इन सारे सवालों में 3-4 सवालों में क्या कर रहे हैं, फंक्शन का डेफिनेशन देता है। फंक्शन का डेफिनेशन देने के बाद में डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पर फंक्शन का मुझसे आउटपुट पूछ रहा और कुछ भी नहीं। इन सारे सवालों में डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन के आउटपुट को कैलकुलेट कर रहे हैं। आगे देखें क्या है, एक और न्यूमेरिकल है, अगला भी वही सेम सवाल है। देखो अब फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड। इस बार देखो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, फंक्शन एफ एक्स का डेफिनेशन इस बार अगर जरा ध्यान दे तो क्या दिया हुआ है, फंक्शन एफ एक्स का डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स मुझे दिया है ना एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये फंक्शन का डेफिनेशन दिया है। फाइंड एफ ऑफ जीरो, सबसे पहले क्या निकालने के लिए कह रहा मुझे कि एफ ऑफ जीरो निकालो। एफ ऑफ जीरो का मतलब एक्स का वैल्यू कितना 0, एक्स को 0 पुट करना 0 माइनस 0 प्लस टू, तो हो गया कितना 0 का कुछ भी पावर हो कितना होता है 0। अगले में देखो क्या पूछा हुआ एफ ऑफ वन ना, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन का मतलब इनपुट कितना है इस बार 1, तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस टू, 1 माइनस 1 कट गया, आंसर कितना आ गया 2। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा हुआ देखो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, अगला क्या सवाल पूछा इस बार इनपुट देखो, इस बार x नहीं है इनपुट, इनपुट क्या है एक्स स्क्वायर, तो जहां जहां x मिले वहां वहां इनपुट क्या दे दो एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x है ना, तो x को मैं क्या लिख दूंगा एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस x को क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कितना 2। देखो ये क्या सॉल्व होगा, किसी नंबर का पावर हो फिर पूरे का दोबारा पावर हो तो पावर का क्या होता है मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 2 इंटू थ्री 6, 2 2 जा 4 प्लस 2। अच्छा ये थर्ड हो गया। अगला क्या पूछा होगा देखो, अगला मुझसे कह रहा है निकालो एफ ऑफ एक्स प्लस वन, यानी इस बार इनपुट एक्स नहीं, इनपुट है कितना एक्स प्लस वन, इनपुट एक्स नहीं इनपुट कितना है एक्स प्लस वन, तो इनपुट को एक्स प्लस वन पुट करो, जहां जहां एक्स है वहां वहां पर क्या पुट कर दें एक्स प्लस वन, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या पुट कर दें एक्स प्लस वन। देखो ये फार्मूला याद होना चाहिए, आगे मैं फार्मूला लिख भी दूंगा। a प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला मैंने ओपन कर दिया। ऐसे यहाँ देखना माइनस माइनस हो तो ब्रैकेट में लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 2 लिखा है बाहर, लिख क्या बना देखो सॉल्व करें, एक्स क्यूब 1 का क्यूब 1, 2x इंटू एक्स, 2x के अंदर मल्टीप्लाई क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू एक्स प्लस टू। देखो ये माइनस वन और ये प्लस वन आपस में क्या होगा, कैंसिल हो गया ना। ये प्लस टू एक्स और माइनस टू एक्स आपस में क्या हुआ, कैंसिल, बचा क्या, एक्स क्यूब। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना, प्लस का एक्स स्क्वायर, और क्या बचा, प्लस का। तो सॉल्व करके हमारा ये आ गया। अच्छा एक आखिरी सवाल और पूछा हुआ देखो, अगला पूछा एफ ऑफ वन। अच्छा जब भी एक से ज्यादा फंक्शन आए तो पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं ना। अच्छी बात है ना, एफ ऑफ वन मैं पहले निकाल चुका हूँ, एफ ऑफ वन कितना आया था, टू। अब एफ ऑफ टू निकालना है ना। एफ ऑफ टू निकालने के लिए एक्स को क्या पुट करोगे, टू, तो चलो पुट करो। तो हो जाएगा टू का क्यूब माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू। टू का क्यूब कितना, एट, टू स्क्वायर फोर, एट प्लस टू टेन माइनस फोर कितना, सिक्स। तो अगले सवाल में भी हमसे क्या दे रहा है, फंक्शन का वैल्यू दिया है और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के वैल्यू पर मुझसे आउटपुट पूछा हुआ है। ये अगर हो गया तो आगे देखें। देखिए ये हो गया तो आगे देखेंगे। तो इस तरह हमने फंक्शन खत्म किया। अब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से देखा। फंक्शन में कुछ भी नहीं, बेसिक डेफिनेशन दिया, और सिर्फ फंक्शन अगर मुझे पता हो तो डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पर उसका आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने सिर्फ इतना बताया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब आगे देखें जरा, क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर। अच्छा लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या, जो वेरिएबल है ना एक्स, उस वेरिएबल एक्स या वाई का अगर हाईएस्ट पावर वन हो जाए ना, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या नाम दे देंगे, लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ना लीनियर इक्वेशन, तो मुझसे कोई पूछे लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, तो तुम कहोगे सर हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। अच्छा कौन वेरिएबल, जो x है y है z है, इन सबको वेरिएबल ही मानते हैं। हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल इज वन। तो अगर वेरिएबल जो है ना x y z t, इन सब का हाईएस्ट जो पावर अगर वन हो जाए तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे, लीनियर इक्वेशन। अच्छा अब लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल, हाईएस्ट तो वन हो, तो एक वेरिएबल भी हो सकता है, दो वेरिएबल भी हो सकता है, दो से ज्यादा तीन चार वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ सुनो, किसी भी लीनियर इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल होना, हमें कम से कम उसको सॉल्व करने के लिए उतने नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए। यानी अगर किसी लीनियर इक्वेशन में पांच वेरिएबल है ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने का मतलब उन वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए कम से कम अपने पास कितने इक्वेशन होने चाहिए, पांच। अगर किसी लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल है, लीनियर होने से लीनियर का मतलब क्या, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल वन। तो अगर हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल वन हो और उसमें कितने वेरिएबल हो, दो वेरिएबल हो ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए कम से कम, उससे ज्यादा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम कितने इक्वेशन चाहिए, दो। इसलिए अब हमें पढ़ना क्या है, यहाँ हमारे मेनली ना इसी बार नीट 2025 में एक सवाल आया यूनिट डायमेंशन का, उसमें तीन इक्वेशन बन रहे थे और वेरिएबल थे चार। अब तीन इक्वेशन हो चार वेरिएबल हो, क्या सॉल्व हो पाएगा, क्या नहीं। तो वो सवाल पक्का, वो तीनों इक्वेशन पहले बनाना था, फिर इसको कैसे सॉल्व करते ऑप्शन से, क्योंकि वो सॉल्व तो हो नहीं सकता, फिर ऑप्शन से हमें करना था और कोई और हमारे पास तरीका नहीं था। तो मैंने क्या कहा, हमारे पास जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में, उतने ही हमें क्या चाहिए, इक्वेशन। तो इसको अगर मैं एक लाइन लिखूं, क्या कह सकता हूं, जितने वेरिएबल उतने मिनिमम नंबर ऑफ, उतने मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर्ड। उतने कम से कम इक्वेशन हो जाए ना तभी वो सॉल्व होके निकल पाएगा, नहीं तो ऑप्शन वगैरह चेक करेंगे। जैसे इसी बार नीट 2025 में एक सवाल आया जिसमें चार वेरिएबल थे और इक्वेशन कितना बन रहा था, तीन। अब देखो लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले अच्छा कितने कितने वेरिएबल हो सकता है लीनियर इक्वेशन में, एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, यहाँ मैं सिर्फ दो पढ़ाऊंगा, सिंगल वेरिएबल और टू वेरिएबल का। थ्री वेरिएबल भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, फाइव भी। जैसे वन और टू का अगर आइडिया लग गया तो थ्री और फोर का तुम्हें भी आइडिया लग जाएगा कि तीन या चार वेरिएबल आए तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी सिक्स सेवन क्लास में पढ़ाया जाता है जो टॉपिक, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बिल्कुल बचपन में थर्ड फोर्थ में भी है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा इसका मतलब क्या है, इक्वेशन हमारा कैसा होना चाहिए, लीनियर, यानी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, वन, और कितने वेरिएबल हो, दो नहीं, या तो एक्स हो अकेला, या वाई अकेला हो, या जेड अकेला हो, या टी, या कोई भी वेरिएबल हो ना, वो अगर वेरिएबल अकेले आए और उस पर हाईएस्ट पावर वन हो तो वो लीनियर इक्वेशन भी होगा और सिंगल वेरिएबल भी रहेगा। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करते कैसे हैं, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो एग्जांपल मैंने दिया सॉल्व, हमें सॉल्व करना है और पहला सवाल दे रहा हूँ, मान लिया ऐसे 2x इज इक्वल्स टू 5, एक एक लाइन सुनते रहना, 2x इज इक्वल टू मैंने कितना दे दिया 5, इसको सॉल्व करना है ना। अब सॉल्व करने का मतलब किसका, वेरिएबल यानी x का वैल्यू निकालना। अब देखो जिसका वैल्यू निकालना हो ना, कोशिश करो उसको इक्वल टू के एक तरफ रखो, बाकी सब दूसरे साइड। सर 5 पहले से दूसरे साइड है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ x के साथ किसका मल्टीप्लाई था, 2 का, तो जिसका मल्टीप्लाई होगा वो इक्वेशन के दूसरे साइड आता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड। तो x का आंसर हमारा कितना बनकर आ गया, 5/2। जैसे मैं अगला सवाल दूं, 3x x बाई 4 इज इक्वल्स टू 3। अब देखो मुझे किसका वैल्यू निकालना है, x का ना, तो x को यहीं पे रखो, 4 दूसरे साइड ले चलो। अब देखो जिसको दूसरे साइड ले जाना है ना, जिसको दूसरे साइड ले जाना वो डिवाइड में है, तो दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया आंसर, 12। छोटे छोटे सवाल पहले करवा रहा हूँ। तीसरा अगर ऐसे x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2। अच्छा मुझे किसका वैल्यू निकालना है, x का ना, तो x को यहीं रहने दो। अच्छा जो दूसरे साइड है उसको तो वैसे ही लिख दो। अब -5 इक्वल टू के दूसरे साइड आएगा, नेगेटिव नंबर इक्वल टू के दूसरे साइड आता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो 2 + 5 हमारा कितना आ गया, 7। जैसे फोर्थ में बताऊं, x + 1 इज इक्वल्स टू 4। अब देखो मुझे किसका वैल्यू निकालना है, x, तो x को यहीं पे रखो, इक्वल टू के दूसरे साइड जो है उसे वहीं रहने दो। अब +1 इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। सॉल्व करके यही चार बातें हमें यहाँ ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई को दूसरे साइड ले जाओगे डिवाइड, डिवाइड को दूसरे साइड ले जाओगे मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन को दूसरे साइड ले जाओगे प्लस हो जाएगा, प्लस को दूसरे साइड ले जाओगे माइनस। ये चार पॉइंट हमें अगर ध्यान है। अब मैं कुछ सवाल प्रैक्टिस करवाता हूँ, जैसे मैं पांचवा सवाल दे दूँ, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 6, इसे हमें सॉल्व करना है। अब देखो पहले x के साथ वाला नहीं, x से जो अलग या प्लस माइनस में लिखा हो ना उसको दूसरे साइड ले चलो, तो 3x यहीं रहने दिया, 6 दूसरे साइड है उसे वैसे लिख दिया, -5 दूसरे साइड जाएगा +5। अब देखो यहाँ x के साथ 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, और 6 + 5 कितना, 11। मुझे लग रहा है सॉल्व करना आता होगा, फिर भी मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। अगला जैसा मैं दे दूँ, x/3 + 2 इज इक्वल्स टू 1, इसे सॉल्व करना है हमें। अच्छा बताओ पहले 2 जाएगा या 3, तो तुम कहोगे सर जो ऐड या सब्ट्रैक्ट में होता है ना उसको पहले ले जाते हैं, तो x/3 मैंने यही रहने दिया, +2 इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा -2। अच्छा 1 - 2 कितना, -1 ना, 3 यहाँ डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू 3 कितना, -3। ये हमारा अगला सवाल हो गया। अगर ये हो गया तो 6 हुआ, तो 7th करें। अगला ये सवाल, अच्छा सबसे पहले 1/3 जाएगा, 2/4, 3/4 लिखो, 1/3 जाएगा या 3/4, तो सर तुम कहोगे सर x के साथ वाला बाद में जाता, उसके अलावा जो है वो पहले जाएगा। तो +1/3 इधर आया, -1/3 क्या बना, 3/4। एलसीएम कितना, 3, 5 - 1 4। अब देखो 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड, एक पहले से था, 4 यहाँ डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई, कितना आंसर आ गया, 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9। ये हमने क्या पढ़ा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमने अभी तक आज फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ा, फंक्शन का डेफिनेशन होने के बाद में अगला टॉपिक क्या स्टार्ट किया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो तो इसको सॉल्व करने में क्या बातें ध्यान रखा,
सबसे पहले जो x के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में होता है वो नहीं जाता, जो ऐड या सब्ट्रैक्ट है पहले उसे ले जाओ दूसरी तरफ। ले जाने का तरीका क्या है, अगर प्लस में है दूसरी तरफ जाएगा माइनस में, अगर माइनस में है तो दूसरी तरफ जाएगा प्लस में। जो मल्टीप्लाई में है वो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, और जो डिवाइड में है वो दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो कहोगे सर बहुत छोटी बातें हैं, मैं चाहता हूँ बिल्कुल छोटी से छोटी बात में बताता हुआ चलूँ ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा बने। कुछ भी जरा सा कन्फ्यूजन है ना तो वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए। पहले हमने कितना अच्छा पढ़ा नहीं पढ़ा वो मैटर नहीं करना चाहिए, मैटर ये है कि अगर आज से हम शुरू कर रहे हैं तो सारी चीज़ें हमारी कवर होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए, कुछ और सवाल करवाता हूँ। कितने सवाल हो गए थे, 7 हो गए ना, कुछ 2-4 सवाल और करो। जैसे मैं 8 ये सवाल दे दूँ, ये सवाल। अब तुम कहोगे सर ये तो देखने में लीनियर इक्वेशन नहीं दिख रहा, यहाँ तो 1/x है, x का पावर -1 है। तो मैंने कहा इसको लीनियर बना सकते हैं क्या। हाँ देखो लीनियर में कैसे बनाऊंगा, मैं मान लेता हूँ ना 1/x को t निकालो उसका उल्टा कर देना, x अपने आप आ जाएगा। 1/x को t, तो देखो इसको 1/x को अगर t लूँ तो हो जाएगा 3t + 2 इज इक्वल टू कितना, पहले कौन जाएगा 2 ना, तो +2 इधर आया -2, तो 3t कितना बन गया 5 - 2 3। देखो t कितना आ गया, मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड, 3 3 कट के आंसर कितना, अच्छा t 1 आया। t को क्या लिखोगे 1/x, तो उल्टा करोगे तो x भी कितना आ जाएगा 1। तो अगर ऐसे लीनियर इक्वेशन बना भी सको ना तो कोशिश करना लीनियर इक्वेशन बना लेना। ये हो गया। अगर 8th हुआ तो 9th वाला कर दो, ऐसा लिखा हो 4x + 5 इज इक्वल्स टू 3x - 2। अब ये सवाल हमें करना है। अब देखो एक से ज़्यादा जगह x है ना, तो सारे x को एक तरफ कर लो, कांस्टेंट वाले को एक तरफ। 4x मैंने यही रहने दिया, 3x इक्वल टू के दूसरी साइड आएगा -3x, -2 पहले से दूसरी साइड है, +5 दूसरी साइड जाएगा -5, 4x - 3x, x -2 -5 सॉल्व करके कितना -7। यानी एक से ज़्यादा x आ जाए तो x को क्लब कर लो, एक साथ कर लो, और कांस्टेंट वैल्यू को भी एक साथ कर लो, सॉल्व कर लो। जैसे मैं अगर 9th हो गया है तो 10th वाला अगला सवाल बताऊं, ऐसा है 2/x + 5 इज इक्वल्स टू 3/2x - 1, इसे सॉल्व करना। अच्छा ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, 1/x है ना, तो जब लीनियर इक्वेशन ना रहे तो उसको बनाने की कोशिश करो। हम लोग कैसे बनाते हैं, चलो मैंने मान लिया 1/x क्या है t, 1/x को मैंने क्या मान लिया t, ले चलो वहां रखो, तो 1/x को t रखोगे हो गया 2t + 5, 1/x को t रखे तो हो जाएगा 3/2t। अब t को एक साइड कर लो, कांस्टेंट को इधर लाओ, तो 2t यहीं रहने दिया। देखो ये t वाला टर्म प्लस में है ना, इधर आया तो माइनस का 3/2t, -1 इधर पहले से है, +5 इधर आएगा। यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4t - 3t, 4t - 3t कितना बन जाएगा t/2, -1 कितना 5 - 6, डिवाइड में इधर आया मल्टीप्लाई में, 6 2 जा 12, तो सॉल्व करके हमारा आंसर कितना बन चुका है -12। ठीक है ना। तो ये हमने क्या सॉल्व करना सीखा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आज अभी तक हम लोगों ने एक तो फंक्शन का वैल्यू निकालना सीखा और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करना सीखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस टॉपिक को हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना।